लॉस्ट which gets control by nucleus gravis and nucleus creatum। यहाँ पर दो वर्ड दिए nucleus gravis और nucleus creatum। ये होता क्या है, ये जनरली स्पाइनल कॉर्ड में एक एरिया होता है, तो यहीं पर जितने भी सेंसेशन होते हैं वो यहीं आते हैं और यहीं पर इनकी प्रोसेसिंग करके उनको मॉडिफिकेशन करके उसके बदले में रिस्पॉन्स दिया जाता है। तो ये इन सिस्टम्स पे कंट्रोल्ड पे कर जाता है, ठीक है ना। और ये सिस्टम क्या बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड के अपर लेवल पे होते हैं, ठीक है। तो इन दी पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड गेट्स क्या कंप्रेस्ड होंगे तो वाइब्रेशन, वो प्रोप्रियोसेप्शन। काइनेस्थेशिया का मतलब होता है क्या, अवेयरनेस ऑफ पोजीशन एंड मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट, वो चली जाएगी। अवेयरनेस होना पोजीशन की, मूवमेंट्स की, बॉडी पार्ट की, वो कंप्लीटली आप लॉस कर जाएंगे। साइंस क्या देखेंगे ड्यूरिंग फ्लेक्शन। अब देखो कोई भी चीज हो भैया, हमें मालूम है कि अगर आप जब भी आप फ्लेक्शन करेंगे तो आपको सर्वाइकल, क्योंकि वो आगे की तरफ शिफ्ट हो गया है, और अगर आप जैसी फ्लेक्शन करोगे तो क्या आपको पीछे की तरफ कंप्रेस, सर्वाइकल रीजन पे एकदम वैसा फील होगा जैसे कोई चीज कंप्रेस दब रही है, कंप्रेशन फील होना है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, सीधी सी बात है, एक्सरे कराओ, है ना। और एक्सरे में तो आपको ये दिख जाएगा कि डिसलोकेशन हुआ है, मगर उस डिसलोकेशन का स्पाइनल कॉर्ड पे क्या इफेक्ट पड़ा है, तो उसको लिए तो आपको एमआरआई कराना पड़ेगा। तो एमआरआई शोज लेवल ऑफ कंप्रेशन ऑन स्पाइनल कॉर्ड और एनी एसोसिएट लिगामेंट इंजरी के आसपास के अगर कहीं लिगामेंट तो इंजर्ड नहीं हो गए हैं, जो बहुत सारे लिगामेंट रन करते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, जो सारे जॉइंट्स के लिए करा जाता है। सर्जिकल स्टेबलाइजेशन, अगर जॉइंट ज्यादा दूर दूर हो गए तो उन्हें पास में लाके सर्जिकली चिपकाओ, और अगर सर्जिकली नहीं है, अगर आपको लगता है कि नहीं इतने एडवांस केस में नहीं हुए, तो फिर उन्हें क्या बाय ट्रैक्शन के थ्रू उन्हें आप पास में लाके फिर फ्यूज कर दो। ये सर्जिकली भी करते हैं, और अगर नॉन सर्जिकली में अगर आपको लगता है कि इतने ज्यादा दूर दूर नहीं गए हैं तो आप उन्हें रिडक्शन, ट्रैक्शन के द्वारा रिडक्शन करेंगे, फिर वो और उसी स्टेट में आप उनको रखेंगे कुछ टाइम तक, जो फ्रैक्चर जैसे फ्रैक्चर केस में करते हैं, तो वो आपस में फिर धीरे धीरे करके फ्यूज हो जाते हैं। मगर अगर ऐसा हुआ कि रिड्यूस्ड वेल्व, अगर जो उनके बीच में एटलेंटो एक्सियल के बीच में जो जॉइंट था, अगर आपको लगता है कि अब वो रिड्यूस्ड नहीं हो सकता, वो बहुत दूर चले गए हैं, तो फिर आप एक काम करते हो, ऑसीपुट को पकड़ते हो, C1 को पकड़ते हो, C2 को पकड़ते हो, तीनों को फ्यूज कर देते हो, खत्म काम। उसमें क्या है, उससे आपको ये हो जाएगा जो स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन हो रहा था वो अब खत्म हो जाएगा, मगर आप जॉइंट की जो मोबिलिटी है, रोटेशन है, वो कंप्लीटली आप लॉस्ट कर जाएंगे, वो चला जाएगा। लेकिन ये लास्ट स्टेज पे करना पड़ता है जब हमें लगता है कि बहुत ज्यादा स्पाइनल कॉर्ड दब रही है, तो फिर हमें ये करना पड़ जाता है, ठीक है। ऊपर एक वर्ड आया था प्रोप्रियोसेप्शन, उसका मतलब क्या होता है, ये मैंने मतलब काइनेस्थेशिया का मतलब तो बता दिया, प्रोप्रियोसेप्शन का नहीं बताया था। प्रोप्रियोसेप्शन मतलब जॉइंट्स का वो होना, लोकेशन का पता होना, जॉइंट्स कहाँ पे। प्रोप्रियोसेप्टर्स होते हैं, वो स्टिमुलेट होते हैं तब आप जॉइंट्स पे काम कर पाते हैं, ठीक है। और एक प्रोप्रियोसेप्शन और एक वर्ड होता है, ये जॉइंट्स के रिलेशन में होता है, लेकिन एक प्रोप्रियोसेप्शन और वर्ड यूज करते हैं, वो यूज करते हैं बॉडी एबिलिटी टू परसीव इट्स ओन पोजीशन इन स्पेस। बॉडी को, जैसे मैं आपको सिंपल बोलूं, अगर आपके प्रोप्रियोसेप्शन चले जाएंगे ना, और मैं आपसे बोलूं आप एक काम करो, आप कर नहीं पाओगे, मैं आपसे बोलूं कि आप अपनी आंखें बंद करो और इंडेक्स फिंगर को अपनी नोज पे टच करो, अगर आपके प्रोप्रियोसेप्शन लूज हो गए तो आप ये कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रोप्रियोसेप्शन जॉइंट मूवमेंट कराता है प्लस बैलेंस में भी आपकी हेल्प करता है। जो आप बैलेंस, जो ऐसी एक्टिविटी कर पाते हैं उन सब में हेल्प कौन करता है, दैट्स कॉल्ड प्रोप्रियोसेप्शंस। तो इसीलिए तो जो स्ट्रोक के पेशेंट में होते हैं उनमें पीएनएफ टेक्निक यूज करते हैं, प्रोप्रियोसेप्शन न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेटिव, उनको हम यूज करके स्ट्रोक के पेशेंट्स में करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता है ये बैलेंसिंग सब में हेल्प करता है। तो आपको अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल मैंने बताई, आप टू पेशेंट कर ही नहीं पाएंगे, अगर उनसे बोलो कि आंखें बंद करके वो अपनी इंडेक्स फिंगर से नोज को टच करो, वो नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या होता है कि उनके उस चीज में भी उनके प्रोप्रियोसेप्शन भी उनके लूज कर गए हैं। अगला है हमारा वेसिलर इन्वेजिनेशन। वेसिलर इन्वेजिनेशन क्या है, मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था, स्टार्टिंग में क्या बताया था कि ये हमारा है C2, ये C2 है, ये इधर की तरफ इसके ऊपर C1 होता है, ये हमारा ऑसिपुट है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन। C2 C1 ये हमारा ऑसिपिट है। मैंने कहा था कि हल्का सा ऑसिपुट में जो ऑडोइंट प्रोसेस है, डेंस है, वो हल्का सा ऊपर की तरफ होता है। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि C2 है वो ऑसिपुट में धस जाता है, घुस जाता है। तो अब वो C2 कैसे घुसेगा, मैंने कहा था तब, मैंने बताया था मैं बाद में बताऊंगा कि C2 कैसे घुसता है C1 बीच में, इस वजह से क्योंकि C2 की ऑडोइंट प्रोसेस है वो ऑसिपुट में ऑलरेडी ऊपर की तरफ अटैच होती है, वो C1 से क्रॉस करके चली जाती है। तो जब ये C2 अगर ऊपर की तरफ कर गया थोड़ा सा, तो ये जो नॉर्मली अमाउंट में, नॉर्मल वैल्यू में, जो नॉर्मल लोकेशन डिसलोकेशन में
होते वो उससे ऊपर की तरफ और ज्यादा एंटर कर जाएगी। फिर सर उससे क्या होगा? बोले अगर ऑर्डेंट प्रोसेस ऊपर घुस गई तो, क्योंकि भैया ऑसिपुट में तो पीछे क्या है, फोरामेन मैग्ना में जैसे स्पाइनल कॉर्ड रन कर रही है और ये उसी में धसाओ, अगर उसमें धस गया और ऊपर चला गया तो ये क्या कर देगा, ये फोरामेन मैग्नम को नैरो कर देगा। तो उससे क्या होगा, उससे स्पाइनल कॉर्ड दबेगी। बोले ठीक है, ये कंडीशन है। अगर और ऊपर चला गया तो, बोले और ऊपर पीछे की तरफ रखा है हमारा हिंड ब्रेन, यानी क्या ब्रेन स्टेम, सेरिबेलम वगैरह सब कुछ, ये उसको पियर्स कर देगा, उन स्ट्रक्चर्स को दबा देगा। तो दो केसेस हमारे सामने आए। मैंने बोला कि ऑर्डेंट पर से अगर ये ऊपर की तरफ फॉरवर्ड शिफ्ट कर गया तो दो चीजें हो सकती हैं कि अगर थोड़ा बहुत कर गया तो ये फोरामेन मैग्नम को दबा देगा, तो इससे क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड आपकी कंप्रेस हो जाएगी, फोरामेन मैग्नम में घुस जाएगा। और अगर और ऊपर चला गया तो फोरामेन और मैग्नम के थ्रू जो हिंड ब्रेन है, जो हमारी ब्रेन स्टेम है, उनके पार्ट्स को भी पियर्स करने लग जाएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं बैसिलर इनवेजिनेशन। अब हो गया कि नहीं क्लियर कंप्लीट? तो ये क्या है, ये भी कंजेनाइटल और एक्वायर्ड हो सकती है। ठीक है, क्रेनियोवर्टिब्रल एनोमलीज हियर टिप ऑफ ऑर्डोइंट प्रोसेस, आ गया वही वर्ड, टिप ऑफ ऑर्डोइंट प्रोजेक्ट्स आउट फ्रॉम फोरामेन मैग्नम, क्योंकि हल्की सी तो फोरामेन मैग्नम में होती है। मैंने खुद कहा कि ऑसिपुट में हल्की सी ऊपर की तरफ अपन ने स्ट्रक्चर भी देखा, ये स्ट्रक्चर अपन देख के आए, अपन ने ये देखा, हल्का सा ये जो प्रोसेस है, ये देखो, ये नीचे से धस के उससे ऊपर की तरफ इसमें घुसा हुआ रहता है। जस्ट अ सेकेंड, कोई पीछे से स्ट्रक्चर है, ये देखिए, ये देखो सबसे बढ़िया, ये दिख रहा है C2, ये C1, ये C1 में ऊपर हो जाए। हल्का सा जो स्ट्रक्चर है, ये हल्का सा ऑसिपुट में भी होता है, और यही अगर थोड़ा और ऊपर चला गया तो फोरामेन मैग्नम को दबा देता है। अगर और ऊपर चला जाए तो फिर आपके हिंड ब्रेन को दबा, हिंड ब्रेन में जो स्ट्रक्चर्स है उनको पियर्स कर सकता है, उनको दबा देगा। तो टिप ऑफ ऑर्डोइंट प्रोजेक्ट आउट फ्रॉम फोरामेन मैग्नम। सो वेसिलर इन्वेजिनेशन is the invagination called the folding of the base of skull that occur when odont process of C2 vertebra migrates upward through foramen magnum, ऊपर की तरफ चली जाए। ये क्या करेगी, ये फोरामेन मैग्नम को दबाएगी, नैरो दी फोरामेन मैग्नम, और में आल्सो क्रॉस दी लोअर ब्रेनस्टेम कंटेंट। और 30% केसेस में तो भैया लोअर ब्रेनस्टेम के केसेस भी देखे गए हैं कि लोअर ब्रेनस्टेम में के इतना ज्यादा दबा दिया कि उनके सिम्टम्स भी अपीयरेंस होने लग जाते हैं। 70% में तो इतना ही है कि फोरामेन मैग्नम भैया, अगर ये पहली चीज हो जाए तो उन पेशेंट में देखा कि 70% तक तो ऐसे पेशेंट है जो सिर्फ फोरामेन मैग्नम को ही दबा रहे हैं, मगर कुछ ऐसे कि उनमें इतने ऊपर चली जाती है कि आपके कि वो पर्टिकुलर लोअर ब्रेनस्टेम के कंटेंट्स को दबाने लग जाते हैं। उससे क्या होगा, उससे जो आपके पर्टिकुलर पीछे के पार्ट्स हैं वो पियर्स होंगे और उनके सिम्टम्स डेवलप होंगे। यानी अब इसके सिम्टम्स मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब कुछ लिख सकते हो। जितने स्पाइनल कॉर्ड के दबने वाले सिम्टम्स है सब लिख दो। पीछे मोस्ट की जो भी पार्ट है वो दबेगा तो क्या, मोस्ट सबसे बड़ा पार्ट पीछे क्या, सेरिबेलम, लिटिल ब्रेन, वो दबेगा तो सारे अपन पढ़ चुके हैं उसके सारे सिम्टम, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, मोटर एक्टिविटी, मोटर सेंसरी है ना, जो सारे उसके कोऑर्डिनेशन वगैरह करना सब कुछ, वो सब चले जाएंगे। तो यही उसके सिम्टम्स हो जाएंगे। इसमें बार बार तो हमें समझने की जरूरत है नहीं। ये देखो कितना प्यारा डायग्राम है, ये आपका ब्रेन स्टेम है, ये आपका एक्सिस है और ये एटलस है और ये ऑर्डेंट प्रोसेस है। ये और ऊपर की तरफ ये चली जाए, वैसे तो नॉर्मल यहां तक, लेकिन ऊपर की तरफ ज्यादा चली जाए तो ये दिख रही ऊपर की तरफ चली गई। समटाइम आर्चेस ऑफ एटलस आल्सो गोस अप। अब इसमें एक बहुत बढ़िया पॉइंट लिखा है, आर्चेस ऑफ एटलस मतलब क्या, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि जो आर्चेस ऑफ एटलस क्या है, वही आर्चेस जो जहां से ये डेंस अटैच हो रहा है वही तो आर्च है। तो जब कभी कभी C2 ऊपर जाता है ना, C2, तो उसको कंपनसेट करने के लिए C1 भी ऊपर चला जाता है, क्योंकि C2 और C1 आपस में आर्चेस ये डेंस के थ्रू अटैच है। अब जब ये डेंस ऊपर की तरफ घुसता है तो वो अपने साथ C1 को भी ले जाता है। कभी कभी अगर या तो वो जॉइंट टूट गया, अगर वो जॉइंट टूटा नहीं, मतलब जॉइंट से ऊपर की तरफ अगर वो जॉइंट इन्वॉल्व नहीं हुआ इतना तो ऊपर ऑर्डेंट चला जाएगा। मगर कभी कभी वो जॉइंट भी अगर इन्वॉल्वमेंट में आ गया और जॉइंट अगर इतना टाइट रहा, अगर वो पकड़ा हुआ रहा, तो फिर वो क्या, वो एटलस को भी ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देगा, फिर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। ठीक है, तो समटाइम आर्चेस ऑफ एटलस आल्सो गोस अप, देयरबाय डेंस आल्सो गो अप बाय कंपनसेट। ठीक है, तो साइज ऑफ और ये एक चीज मैंने बताई, इसमें दूसरी चीज बात और निकल के आ रही है। बोले क्या निकल के आ रही है? पहली चीज तो मैंने बोला कि ऑर्डेंट प्रोसेस ऊपर जाए तो उसके चक्कर में एटलस को ऊपर जाना पड़ जाता है। अब मैं आपसे बोल दूं कि भैया एक्सिस ऊपर नहीं जा रही, एटलस अकेली ऊपर जा रही है, तो क्या उसको कंपनसेट करने के लिए एक्सिस को ऊपर जाना पड़ेगा? बिल्कुल जाना पड़ेगा।
तो और क्या हुआ कि पहले में तो हमने ये बोला कि एक्सेस की वजह से एटलस को जाना पड़ रहा था, मगर कभी कभी उल्टा भी हो जाता है, कभी कभी C1 ऊपर चली जाती है और C1 से चिपका हुआ है C2 का ऑर्डर, तो इस चक्कर में C2 को भी ऊपर जाना पड़ जाता है, इसी चक्कर में डेंस को भी ऊपर चला जाना पड़ जाता है, तो दोनों एक दूसरे को कंपनसेट करके चले जाते हैं ऊपर। तो कोई भी रीजन ये हो सकता है, ठीक है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। उससे क्या होगा कि साइज ऑफ मैग्नम ड्यू टू विच पिंचिंग होगा टेक्स प्लेस ऑफ टॉन्सिल्स, और अगर और ज्यादा ऊपर चले लगे तो टॉन्सिल्स को भी टच करने लग जाते हैं इवन। क्या क्या सिम्टम्स होंगे अभी बताने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। सिम्टम्स डिपेंड्स ऑन वेदर द स्पाइनल कॉर्ड ब्रेनस्टेम नर्व्स ऑफ द ब्लड सप्लाई इज अफेक्टेड बाय द प्रेशर और नॉट। सिंपल सी चीज, अगर वो दब रहा है, प्रेशर लग रहा है तो सारे सिम्टम्स डेवलप होंगे, वरना सिम्टम्स डेवलप नहीं होंगे। अगर ब्रेनस्टेम दब रही है तो उसके सिम्टम्स होंगे, स्पाइनल कॉर्ड दब रही है तो उसके सिम्टम आएंगे, नहीं दब रहे तो नहीं होंगे। सीधी सी चीज, आप सिम्टम से बताने की बार-बार बताने की जरूरत नहीं है, लिख देना बिकम्स अपरेंट व्हेन द नेक इज बेंट। क्या क्या पोस्टीरियर हेड पेन हो सकता है, नेक वीकनेस, और भी आप बहुत सारे लिख के आओगे। पीरियड ऑफ कंफ्यूजन, डिसआर्थरिया, डिसआर्थरिया का मतलब क्या होता है, स्लर्ड स्पीच, डिजीनेस, लॉस ऑफ सेंसेशन, क्रेनियल नर्व डिस्टर्बेंस जनरली होती है 11 12। 11 और 12 कौन कौन सी होती है, 11 होती है स्पाइनल एक्सेसरी और 12 होती है हाइपोग्लोसल, ठीक है। टंग डेविएट हो जाती है एक साइड में, क्योंकि मैंने बोला कि कभी कभी ये टॉन्सिल्स को भी अफेक्ट करते हैं, तो टंग भी एक साइड अफेक्ट डेविएट हो जाती है अफेक्टेड साइड की तरफ। स्लीप एपनिया, स्लीप एपनिया का मतलब होता है ब्रीथिंग प्रॉब्लम ड्यूरिंग स्लीप। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन देखा गया है। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन का मतलब क्या होता है कि अ फॉर्म ऑफ लो बीपी व्हेन स्टैंडिंग फ्रॉम सिटिंग और लाइंग, जब भी आप लेटे हुए हैं और या बैठे हुए हैं, अगर आप एकदम सडन खड़े होते हैं तो आपकी बीपी एकदम गिर जाती है और आपको चक्कर आने लग जाते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑर्थोस्टैटिक। ये सारे सिम्टम होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के दबने के, तो आप सारे इनको लिख के आ सकते हो। सेरिबेलम हो रहा है तो उसके भी सिम्टम्स आप लिख के आइए। इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, इन्वेस्टिगेशन आप करेंगे एक्सरे के थ्रू, ठीक है, एमआरआई कराएंगे। एक इसमें बहुत बढ़िया बहुत प्यारी चीज है, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले उससे पहले आप उसको ये समझो कि आपको पता है ये आपका देखो ये होता है पैलेट, हार्ट पैलेट होता है, ठीक है, ऊपर की तरफ ये पैलेट है। पैलेट के जस्ट पीछे आप अपना फील करो, जैसे आपका हार्ट पैलेट है ना, हार्ट पैलेट के जस्ट पीछे होता है आपका ऑसिपुट, हार्ट पैलेट के जस्ट पीछे होता है आपका ऑसिपुट, और ऑसिपुट के जस्ट पीछे होता है फोरामेन मैग्नम। होता है कि नहीं होता, इसमें कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। अभी अब इसको हम देखेंगे बाद में, अभी तो यहाँ समझो, जब डायग्राम दिखाऊंगा तब दिखाऊंगा। पैलेट, पहले आप हार्ट पैलेट, आप अपनी चाहे फिंगर डाल के देख लो हार्ट पैलेट को टच करके, हार्ट पैलेट है, उसके जस्ट पीछे होता है आपका ऑसिपुट, और ऑसिपुट से जस्ट पीछे चिपका हुआ होता है आपका फोरामेन मैग्नम। इनमें एक क्या लाइन खींचो, एक लाइन बनाई जाती है, एक लाइन होती है जो पैलेट से लेके ऑसिपुट तक बनाई जाती है, उस लाइन का नाम होता है क्या, पैलेटो सब ऑसिपिटल लाइन। वही नाम है पैलेटो सब ऑसिपिटल लाइन, मगर ये नाम तो याद रहेगा, मगर इसका ये नाम याद करना ही नहीं है, तो दूसरा कौन सा नाम याद करना है, इसका नाम कहना है कि किस साइंटिस्ट ने इसका दिया था, मैकग्रेगर लाइन, इसको बोलते हैं मैकग्रेगर लाइन। कहां से कहां तक को, पैलेट से लेके ऑसिपुट तक को, सब ऑसिपुटल रीजन तो। और फिर मैंने बोला और उसके, और अगर एक लाइन हो जो पैलेट से लेके ऑसिपुट से लेके और फोरामेन मैग्नम तक खींच दो तो उस लाइन को क्या बोलेंगे, इस लाइन को आप बोलोगे फिर क्या, बोले पैलेटो ऑसिपुटल लाइन ड्रॉन फ्रॉम पैलेट। दो लाइन हो गई, पहली वाली लाइन को बोलते हैं पैलेटो सब ऑसिपिटल, पैलेटो सब ऑसिपिटल, और दूसरे वाले को बोलते हैं पैलेटो ऑसिपुटल। उस और अगर सब वर्ड लगाए तो सिर्फ ऑसिपुट तक जाती है, और अगर सब वर्ड हटा दो तो फिर पीछे फोरामेन मैग्नम, क्योंकि ऑसिपुट के जस्ट उधर ही तो फोरामेन मैग्नम होता है, कहीं दूर थोड़ा होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो उस लाइन को क्या बोलते हैं, उस लाइन को बोलते हैं चैम्बरग्लेन लाइन, चैम्बरग्लेन लाइन, CHAMB, चैम्बरलेन लाइन। मैं तो जो भी प्रोनाउंस करो, मैं तो चैम्बरलेन LAIN लेन लाइन, आप तो इस तरीके से याद करो जैसे याद भी रहेगा, चैम्बरलेन लाइन, ठीक है, इसको ये बोलते हैं। ये कहां तक चल रही है, पैलेट से चलती है और आपके फोरामेन मैग्नम तक जा रही है, तो इसको बोलते हैं पैटेलेंटो, कह रहा हूं पैटेलेंटो, सॉरी, पैलेटो ऑसिपिटल लाइन। और अगर सिर्फ ऑसिपुट तक आ रही है तो पैलेटो सब ऑसिपिटल लाइन। ये लाइन है, अभी आपने सिर्फ ये लाइन समझो, इसकी जरूरत क्या है अभी हम देखते हैं। पहले एक बार इसको हम एमआरआई में देख लेते हैं, एमआरआई में देखना बहुत जरूरी है कोई भी चीज है ना। तो पहला हमारा है मैकग्रेगर लाइन,
बहुत बड़ा, ये सबसे अच्छा डायग्राम है। वैसे तो 4-5 लाइन होती है, हमें अभी 2 पढ़नी है, ठीक है? क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ अभी इसके लिए पढ़नी है। ये देखो लाइन, एक ये आपका क्या हार्ट पैलेट है, दिख रहा है? ये आपका हार्ट पैलेट है, ठीक है? इसके जस्ट पीछे क्या रहा आपका, ये आपका ऑसिपुट है, दिख रहा है? और यहीं पीछे फोरामिन मैग्नम है। तो मैकग्रेगर लाइन कौन सी है? मैकग्रेगर लाइन है, एमसीजी से डिनोट कर रहे हैं आप मैकग्रेगर लाइन। एमसीजी इसमें कौन सी है? ये वाली एमसीजी। तो ये देखो कहां, हार्ट पैलेट से आपके पीछे आई ऑसिपुट तक। और दूसरी लाइन है चेम्बरलेन लाइन। चेम्बरलेन लाइन आपकी ये रही, हार्ट पैलेट से आपके ऑसिपुट तक, ठीक है? ये आपकी लाइन है। ये इसको देखो एक बार एमआरआई, ये देखो, ये रही आपकी मैकग्रेगर लाइन, ऐसे ही दिखती है आपकी चेम्बरलेन लाइन, ठीक है? अब क्या होता है, दिक्कत ये है कि ये लाइन क्यों देखी जाती है? ये लाइन इसी चीज के लिए देखी जाती है। ये देखो, ये आपका है C1, ये आपका C1 दिख रहा है, ये C1, ये आपका है C2 और C2 की ये निकल रही है ऊपर की तरफ, देखो तो ऑडोएंट प्रोसेस, ये ऑडोएंट प्रोसेस जा रही है, ठीक है? डियाडेंस। और ये मैंने कहा ये हल्का सा ऑसिपुट में ऊपर की तरफ होता है, यानी हल्का सा अगर आप देखोगे तो ऊपर की तरफ उठा हुआ है। ये देखो, ये डॉटेड दिख रहा है हल्का सा। अगर ये कितना 3 मिलीमीटर से ज्यादा ऊपर उठ जाए, इस लाइन से ये 3 मिलीमीटर तक तो आप इसको नॉर्मल मानते हो, मगर ये इस लाइन से 3 मिलीमीटर के ऊपर उठ गई तो फिर आप मान लेते हो कि अब इस पेशेंट को क्या है, इस पेशेंट को वेसिलर इन्वेजिनेशन हो गया है। ये लाइन एमआरआई में इसीलिए देखी जाती है। पहले आप इस लाइन को देखो, फिर इसके रिस्पेक्ट में आप ऑडोएंट प्रोसेस को देखो। अगर वो 3 मिलीमीटर ऊपर चली गई तो फिर आप बोल दो कि ये पेशेंट को वेसिलर इन्वेजिनेशन है। देखो इसमें कितना क्लियर कट हमें बिल्कुल नजर आ रहा है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि लाइन ड्रॉन फ्रॉम पैलेट टू ऑसिपुट कॉल्ड पेटलेंटो सब ऑसिपिटल लाइन कॉल्ड एज मैकग्रेगर लाइन, और पेटलेंटो ऑसिपिटल लाइन ड्रॉन फ्रॉम पैलेट टू पोस्टीरियर लिप ऑफ फोरामिन मैग्नम, इसको आप बोलते हैं क्या, चेम्बरलेन लाइन, ठीक है? अब इसी के रिस्पेक्ट में बात लिखी कि नॉट मोर देन 3 मिलीमीटर डेंस शुड बी अबव द सब ऑसिपिटल लाइन। चाहे सब ऑसिपिटल को बोल लो, चाहे बोल लो लाइन, तो एक ही है ना, वो लाइन तो बस वो क्या डिस्टेंस के बेस पे बोल दिया कि जो थोड़ी सी पीछे चली गई है उसको आपने चेम्बरलेन, जो क्या बोलते हैं, जो फोरामिन मैग्नम तक गई है आपने चेम्बरलेन बोल दिया है, जो ऑसिपुट तक गई है उसको मैकग्रेगर बोल दिया। लाइन तो वो स्टार्ट तो पैलेट से ही हुई है। तो अगर इन दोनों में से कोई भी लाइन, जनरली मैकग्रेगर लाइन ही हम देखते हैं। कौन सी क्या बोल रहे थे हम, ठीक है? तो 3 मिलीमीटर, इसको हमने बोला कि लाइन अगर 3 मिलीमीटर के जो ऑसिपुट जो अपना पड़े हो डेंस, वो अगर इस लाइन से 3 मिलीमीटर से ज्यादा ऊपर उठ जाए तो आप बोल सकते हो कि वेसिलर इन्वेजिनेशन अब हो गया है। तो इसलिए एमआरआई इंपॉर्टेंट थी इस रिस्पेक्ट में पढ़ने के लिए। अब हम आगे क्या चलेंगे, अब हम पढ़ेंगे मेन ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट कैसे कराना है, क्या कर सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए? इफ देयर इज नो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, देखो हम पहली बात कर चुके हैं कि अगर स्पाइनल कॉर्ड दब रही है तो उसके सिम्टम आएंगे, अगर ब्रेन स्टेम दब रही है तो उसके सिम्टम आएंगे, अगर कुछ नहीं दब रहा तो कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो न्यूरोलॉजिकल सच एज डिफिकल्टी मूवमेंट, लॉस ऑफ सेंसेशन, कंफ्यूजन नहीं आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका मतलब ये है कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड पे अभी कोई प्रेशर नहीं आ रहा है, तो फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा दबने लग गया है तो फिर आप कंजर्वेटिव अप्रोच यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा सा, बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हैं। जैसे आप खुद सोचोगे डिकम्प्रेशन एंड नेक कॉलर से क्या होगा, हाइट बढ़ जाएगी। जो C2 C1 में घुस रही तो उससे क्या वो C1 C2 आपस में क्या दूर दूर जाएंगे। नेक कॉलर लगा लेते हैं हम तो वो क्या हमारी नेक को स्ट्रेट रखती है और डिस्टेंस तो दूर दूर जाएगी। C1 C2 सर्वाइकल ट्रैक्शन दे सकते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं देते, वो बहुत संभाल के सर्वाइकल ट्रैक्शन दिया जाता है उस केसेस में। उस केस में क्या सर्वाइकल ट्रैक्शन से क्या होगा कि जो आपके C1 C2 है वो क्या जो C2 ऊपर वो थोड़ी नीचे की तरफ जाएगी और ऊपर वाला पार्ट ऊपर खींचेगा, तो इससे सर्वाइकल ट्रैक्शन से जो चीजें घुस रही हैं दूसरे वो दूर दूर जाएंगी। तो सर्वाइकल ट्रैक्शन दे सकते हो, व्हिच नेक इज पुल्ड अलोंग इट्स लेंथ, और वो क्या होगा उससे आपसे सिम्टम्स को एकदम पेशेंट को तुरंत रिलीफ मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि जो स्ट्रक्चर उसको पियर्स कर रहा है वो तुरंत दूर होगा। पेन एंड प्रेशर ऑन द स्पाइनल कॉर्ड। तो ऐसे केसेस में फिजियोथेरेपी बहुत ज्यादा काम आती है, मतलब फिजियोथेरेपी ही मेजरली काम आनी है इन केसेस में। बाकी सब तो आप ड्रग्स दे दोगे। क्या ड्रग दे दोगे? बोले एस्पिरिन दे दो, स्टेरॉइड दे दो, विदाउट स्टेरॉइड यानी एसिड्स दे दो, है ना, नॉन स्टेरॉइड, क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन वगैरह कम करेंगे और उनके सिम्टम्स भी करेंगे। बाकी आप इसका ट्रीट तो कुछ कर ही नहीं सकते, या तो सर्जरी करो, सर्जरी नहीं करनी तो फिर कौन काम आएगा? फिजियोथेरेपिस्ट। वो इसको ट्रैक्शन देके डिकम्प्रेशन, और सर्जरी में डिकम्प्रेशन कर सकते हो। जो चीजें दब रही थी वो पोस्टीरियर आर्च काट के
आप क्या करो, फोरामेन मैग्नम का जो पीछे की तरफ पोस्टीरियर आर्च था उसको काट दो, तो उससे जगह हो जाएगी, तो वो कर सकते हो। स्टेबलाइजेशन कर सकते हो, फोरामेन डिकम्प्रेशन क्या वही होता है, ऑसिपिटो सर्वाइकल स्टेबलाइजेशन कर सकते हो। तो ये सारे ट्रीटमेंट हम उसमें ओवरऑल कर सकते हैं। यानी हमने ट्रैक्शन देख लिया, नेक कॉलर देख लिया, स्टेबलाइज करना देख लिया, सर्जरी में पोस्टीरियर आर्च काट दो फोरामेन मैग्नम की, जिससे क्या होता है पीछे गैप बन जाएगा। तो और बहुत सारी चीजें हम इसमें कर सकते हैं, और ड्रग के बेसिस पर सिर्फ और सिर्फ हम क्या सिम्टम्स पे वर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा किससे रिलेटेड है, हमारा डेट्स अबाउट फॉर द टॉपिक कौन सा, क्रेनियोवर्टिबल